Hello everyone. Let's begin with chapter number 1 of class 7th NCRT. We are proceeding with civics. We have already covered class 6 civics NCRT. Let's see the few things that are important in this chapter. The first topic is equality in Indian democracy. So equality का मतलब होता है कि जब हम किसी दो लोगों को फॉर एग्जांपल here is A person, here is B person, इनको हम इक्वल अपॉर्चुनिटी दें, ठीक है, अपॉर्चुनिटी दें इक्वल, और उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है वो हम एक्सेप्टेबल मान लेते हैं। जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगा। इट मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री, इसका मतलब है कि कोई भी इंडिविजुअल जो कंट्री में है, हर कोई इंडिविजुअल जो कंट्री में है, चाहे वो मेल है या फीमेल है या किसी भी कास्ट रिलीजन या ट्राइब का है, किसी भी एजुकेशनल या इकोनॉमिक बैकग्राउंड का है, वो इक्वल है। वो इक्वल है लॉ की नज़र में, वो इक्वल है गवर्नमेंट की नज़र में, वो इक्वल है सोसाइटी के एस्पेक्ट्स में। ये कहना चाहता है इक्वालिटी का कंसेप्ट। इक्वालिटी का बेसिकली मीनिंग हो गया कोई भी तरीके का पक्षपात नहीं होगा आपका, चाहे आप बोलो रिलीजन के बेसिस पे, क्लास के बेसिस पे, कास्ट, किसी ट्राइब या एजुकेशनल या इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बेसिस पे। बट इक्वालिटी का मतलब ये नहीं होता कि सब लोग आइडेंटिकल हैं, कि सब लोग एक जैसे हैं। इक्वालिटी का मतलब है कि हम लोगों के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं, हम लोगों के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं, एंड डिफरेंसेस होने की वजह से जो हमें कुछ बेसिक, जैसे कि यार ह्यूमन है, एक फीमेल है और एक आपका मेल है, ठीक है, ये आपकी फीमेल है, ये आपका मेल है, तो हम ट्राई करेंगे कि फीमेल जो हैं उनके लेट वर्किंग आवर्स नहीं हो, ठीक है, या फिर से हम उनको पीरियड्स लीव देने की बात करते हैं, मैटरनिटी लीव देने की बात करते हैं। ये क्यों है? ये आप कहोगे कि क्या गर्ल्स के फेवर में है? नहीं, गर्ल्स के फेवर में होने के बावजूद इसमें क्या हो रहा है कि हम इक्वालिटी देने की कोशिश कर रहे हैं कि गर्ल्स वैसे भी नहीं जा पाती हैं जॉब पर, ठीक है, अगर हम उनको मैटरनिटी लीव देते हैं तो उसके बाद उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपनी बॉडी को रिकवर कर सके। तो इफ वी आर डूइंग समथिंग डिफरेंट फॉर सम पीपल, यहाँ पे मैंने जेंडर का एग्जांपल लिया है, आगे हम देखेंगे कि हमने डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जैसे एससीज एसटीज इनके लिए भी किया है। हमने इनके रिजर्वेशंस रखी हैं। क्यों रखी हैं रिजर्वेशन? क्योंकि इनके साथ पहले गलत हुआ है, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल्स हैं इक्वालिटी को बढ़ाने के, ये सब एग्जांपल्स हैं इक्वालिटी को बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए। तो इक्वालिटी का मतलब ये नहीं होता कि हम सब आइडेंटिकल हैं, हम सब एक जैसे हैं। इसका मतलब होता है कि हम सबको इक्वल राइट्स देंगे, सबके समान तरीके के अधिकार होंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज होंगी, हम सबको कानून की नजरों में बराबर देखा जाएगा और हम सबको रिस्पेक्ट भी बराबर मिलेगी। अब ये इक्वालिटी का जो हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, ये जरूरी क्यों है? इक्वालिटी का कंसेप्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन डिग्निटी को, रिड्यूस करता है डिस्क्रिमिनेशन को, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा लोगों के बीच में, सोशल जस्टिस, समाज में जस्टिस को बढ़ावा देने के लिए, डेमोक्रेसी को बढ़ाता है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज देता है, इंश्योर करता है फेयरनेस। ऑल ऑफ दीज आर पॉजिटिव पॉइंट्स, ठीक है, आप सब देख रहे हो इसमें सारी चीजें अच्छी अच्छी हैं। क्वेश्चन ऐसे इस बार पेपर में आए थे 2025 के PYQ, अगर आप देखोगे तो इस तरीके के आए थे कि इनमें से ऐसा कौन सा पॉइंट है जो इक्वालिटी के फेवर में है, इक्वालिटी के फेवर में नहीं है, तो इसलिए आपको ये कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम सारे क्या देख रहे हैं, पॉजिटिव चीजें हैं। तो इक्वालिटी पॉजिटिव चीजों को बढ़ा रही है, वेरी नाइस। सो सारे पॉइंट्स क्या है, फेवर में है, ऑल दीज पॉइंट्स आर ट्रू। बट अगर वहीं पे अगर आपको स्टेटमेंट दे जाती इक्वालिटी इंक्रीजेस डिस्क्रिमिनेशन, इक्वालिटी डिस्क्रिमिनेशन बढ़ाता है, तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाती, गलत हो जाती। सो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप कंसेप्ट को अच्छे से समझ लो। विदाउट इक्वालिटी डेमोक्रेसी कैन नॉट फंक्शन इफेक्टिवली। स्टेटमेंट एज इट इज बोली जा सकती है। अगर आपको ये स्टेटमेंट दी जाए और आपसे पूछा जाए क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो आपको समझना है स्टेटमेंट कह क्या रही है कि इक्वालिटी के बिना, फॉर एग्जाम्पल टू पीपल है ए और बी, इन दोनों के बीच में कोई इक्वालिटी नहीं है, तो क्या डेमोक्रेसी फंक्शन कर सकती है इफेक्टिवली? बिल्कुल भी नहीं। डेमोक्रेसी को फंक्शन करने के लिए अच्छे से इक्वालिटी का होना बहुत जरूरी है। रीजन क्या है इसके पीछे? इसके पीछे ये रीजन है क्योंकि जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि सब लोगों के पास वोट करने का अधिकार है। पर अगर दो लोग इक्वल ही नहीं है, फॉर एग्जांपल ए और बी अगर इक्वल ही नहीं है, ए को हमने दे दिए 2 वोटिंग राइट, बी को हमने दे दिए 5 वोटिंग राइट, तो डेमोक्रेसी तो फंक्शन कर ही नहीं सकती इफेक्टिवली। तो आपको कंसेप्ट समझना है, कोई भी स्टेटमेंट ऐसी आ जाए उसके लिए कोई रट्टा नहीं मारना, स्टेटमेंट को समझो क्या कहना चाहती है, एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको मैंने फंडामेंटल राइट्स कुछ कवर कराए हैं। धीरे धीरे हम
कवर करते जाएंगे जैसे जैसे हम 6 to 10 की एनसीईआरटी के साथ प्रोसीड कर रहे हैं। 6 to 10 की एनसीईआरटी जब तक हम करेंगे धीरे धीरे कंसेप्ट बिल्ड करते जाएंगे, सो डैट जब हम क्लास 11th की एनसीईआरटी करें तो हमें एकदम से ऐसा ना लगे कि बहुत कुछ करना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा फैक्ट्स है। सो यहाँ पे आपका है आर्टिकल 14। देखो, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक आपके फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी है। फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो हमारी कंट्री के सिटीजन्स को मिले हैं, और इनको कोई नहीं ले सकता। कानून जो है, लॉ, गवर्नमेंट, जजेस, ये कोई भी इनको नहीं ले सकता, ठीक है। अब आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक हमारे क्या है, राइट टू इक्वालिटी है। इक्वालिटी से रिलेटेड हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। क्या ये इंपॉर्टेंट है? 100% इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। कोई चांस नहीं है इनको छोड़कर जाने का। 100% आपको करके जाने हैं, अच्छे से समझ कर जाने हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 14 से। आर्टिकल नंबर 14 हमारा पहला राइट है, राइट टू इक्वालिटी का। ये कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो हमें दो चीजें ना यहाँ पे देखने को मिल रही है कि बार बार किसकी बात हो रही है, लॉ की। तो आर्टिकल 14 में कहते हैं कि तुम सब कानून की नजरों में बराबर हो, और तुम्हें कानून के जो भी प्रोविजंस हैं उस तरीके से बराबर ही तुम्हें प्रोटेक्शन मिलेगी। तो यहाँ पे क्या कहा है, स्टेट जो है, स्टेट का मतलब है इंडिया में जो भी उस टाइम पे गवर्नमेंट होगी, जो भी इंस्टीट्यूशंस होंगे, वो अपने कंट्री में रहने वाले सभी लोगों को, ऑल पीपल को सेम वे से ट्रीट करेगा अंडर द लॉ। कानून की नजरों में आप सब बराबर होगे और आप सबको इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी लॉ की विद इन इंडिया। इंडिया में रहने वाले सभी लोगों को इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी कानून की। दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इस पहला क्या है, स्टेट किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोगों को इक्वल लॉ प्रोवाइड करने की, स्टेट की। यहाँ पे ऑल पीपल लिखा है, सिटीजन्स नहीं लिखा। ऑल पीपल का मतलब क्या है? ऑल पीपल का मतलब है कि जो सिटीजन्स हैं वो भी, और फॉरेनर जो इंडिया में रह रहे हैं वो भी, ठीक है। इंडिया में रहने वाले सभी लोग कानून की नजरों में बराबर है, उनको इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी कानून की, ये बताया हुआ है आर्टिकल नंबर 14 में। दो पॉइंट जो आपको याद रखने थे वो आपने कहा था स्टेट को याद रखना है, और आपको याद रखना सिटीजन्स नहीं है, ऑल पीपल मेंशन है। आर्टिकल 14 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि हर कोई, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या हम लोग आम जो जनता है, वो सब सेम कानून को फॉलो करेगी। देन वी केम टू आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 कहता है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, ठीक है। किन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी? रिलीजन के बेस पे, रेस के बेस पे, कास्ट के बेस पे, सेक्स के बेस पे, और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे। इन 5 बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। सिक्स्थ कोई भी आपको रीजन दे दिया, फॉर एग्जाम्पल प्लेस ऑफ बर्थ की जगह आपको दे दिया रेजिडेंस, ठीक है, तो रेजिडेंस के बेस पे डिफरेंशिएशन हो सकती है, हाँ हो सकती है। बस इन 5 चीजों के ऊपर आपकी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर आपकी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पे ना वर्ड ओनली लिखा था, तो ओनली का मतलब था कि इन 5 रीजंस के अलावा किसी और बेसिस पे तो आपका डिफरेंशिएशन हो सकता है, बट इन 5 बेसिस पे नहीं करेंगे। कौन डिफरेंशिएट नहीं करेगा? ध्यान देना, स्टेट डिफरेंशिएट नहीं करेगी। किन को डिफरेंशिएट नहीं करेगी? सिटीजन्स को। यही आपको मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आर्टिकल 14 में ऑल पीपल था, बट आर्टिकल 15 में सिटीजन्स है। तो आर्टिकल 14 जो है ना, वो आपके फॉरेनर्स के लिए भी था जो इंडिया में घूमने आए हैं या वैसे रह रहे हैं। पर आर्टिकल 15 जो है सिर्फ सिटीजन्स के लिए है, हम लोगों के लिए जो इस देश के नागरिक हैं, ठीक है। आर्टिकल 16, इक्वालिटी इन पब्लिक जॉब्स, ठीक है। जो गवर्नमेंट जॉब्स होंगी उसमें भी क्या होगी, इक्वालिटी होगी। ये इंश्योर करता है सभी सिटीजन जो इस देश के हैं उनको इक्वल चांस मिले, सबको बराबर का मौका मिले स्टेट या गवर्नमेंट की जॉब्स में। क्या क्या समझना है? सिटीजन्स के लिए अधिकार है पब्लिक जॉब में, स्टेट की जॉब्स में भी और गवर्नमेंट की जॉब्स में भी। ये बैन करता है कि किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ या रेजिडेंस के बेसिस पे। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस के बेसिस पे हम कोई डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, बट हम रिजर्वेशन कर सकते हैं। किसके लिए रिजर्वेशन कर सकते हैं? रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इज अलाउड। अब यहाँ पे आपको याद रखना है, रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस कौन से आर्टिकल के अंडर अलाउड है? आर्टिकल नंबर 16 के अंडर अलाउड है। इन सारी चीजों को प्लीज बिल्डअप करते रहना, अदरवाइज जब हम आगे पढ़ते जाएंगे यू विल फील लाइक बहुत कुछ मिस आउट हो रहा है या बहुत कुछ हो रहा है पढ़ने के लिए। जब साथ साथ करते जाओगे यू विल नॉट फील एनी बर्डन इन फर्दर क्लासेस। देन यू हैव आर्टिकल नंबर 17, एबॉलिश अनटचेबिलिटी। आर्टिकल नंबर 17 ने एबॉलिश करी अनटचेबिलिटी। पहले हमारे यहाँ पे अनटचेबिलिटी थी, लोग का उसके बेसिस पे डिफरेंशिएट करते थे, कास्ट के बेसिस पे, बट अब ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने इंश्योर किया है कि गवर्नमेंट ने कानून बनाया और गवर्नमेंट ने प्रोग्राम्स बनाए हैं अबॉलिश करने के लिए अनटचेबिलिटी को। देन आर्टिकल नंबर 18,
कि किसी भी कोई भी पर्सन जो है वो कोई भी टाइटल नहीं लगा सकता। पर दो तरीके के आप टाइटल लगा सकते हो। एक जो आपको मिलिट्री से टाइटल मिला हो, एक वो एकेडमिक डिस्टिंक्शंस वाले, फॉर एग्जांपल डॉक्टर का टाइटल लगा सकते हो, ठीक है, आईएएस का लगा सकते हो। तो एकेडमिकली अगर आपने कोई कुछ अचीव किया है तो आप लगा सकते हो, और मिलिट्री से अगर आपको कोई टाइटल मिला है तो आप लगा सकते हो, अदरवाइज आप कोई टाइटल नहीं लगा सकते। ठीक है। तो ये क्या है, इट स्टॉप्स द स्टेट, स्टेट को स्टॉप करता है कि तुम कोई भी टाइटल नहीं दोगे, बस मिलिट्री और एकेडमिक अवार्ड्स दे सकते हैं, जैसे कि आर्मी के मेडल्स और डॉक्टरेट्स दिए जा सकते हैं, इसके अलावा कोई भी टाइटल नहीं दिया जाता। ठीक है। इट स्टॉप्स इंडियन सिटीजन फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल, स्टॉप करता है कि कोई भी इंडियन सिटीजन जो है वो कोई भी टाइटल नहीं लेगा फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। हम में से कोई भी पर्सन, इंडिया का कोई भी जो सिटीजन है, वो किसी दूसरी कंट्री से, किसी और कंट्री से, कोई भी बी कंट्री ले लो, इंडिया के अलावा कोई भी कंट्री है, वहां से कोई भी टाइटल नहीं ले सकता। बट अगर टाइटल लेना है तो क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट की। दिस इज इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बनता है कि अगर हमें टाइटल लेना है किसी और कंट्री से तो हम किसकी परमिशन लेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की परमिशन लेंगे। देन द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड अपॉन, किसके ऊपर बेस्ड है हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जो आइडिया है, इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, किसके ऊपर बेस्ड है, इक्वालिटी के ऊपर। बिकॉज इट स्टेट्स दैट, क्योंकि ये कहता है कि कोई भी सिटीजन जो है इंडिया का, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ एंड द कम्युनिटी दे बिलोंग टू, हैज वन वोट। इंडिया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं कि सब लोगों के पास एक ही वोट का अधिकार होगा, और हर पर्सन जो इंडिया में 18+ का है उसके पास वोट करने का अधिकार है। तो ये किसके ऊपर बेस्ड है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का कंसेप्ट इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड है। ये आपने पॉइंट याद रखना है। ऐसा नहीं है कि आप इसको मिस कर सकते हो। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि यूनिवर्सल रेडल फ्रेंचाइज किस पे बेस्ड है, फिर आपको चार ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। एक ऑप्शन फॉर एग्जांपल इक्वालिटी हो गया, एक फ्रीडम हो गया, ठीक है, तो जस्टिस हो गया। इस तरीके से आपको 4-5 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, वहां पे कंफ्यूज होगे, साथ साथ बिल्ड करते रहोगे, याद रहेगा कि यूनिवर्सल रेडल फ्रेंचाइज इक्वालिटी पे बेस्ड है। कास्ट सिस्टम किसका एग्जाम्पल है इंडिया में, कास्ट सिस्टम एग्जाम्पल है इनइक्वालिटी का। इंडिया में किसका एग्जाम्पल है कास्ट सिस्टम, इंडिया में इनइक्वालिटी का एग्जाम्पल है। दलित कौन थे, दलित वो लोग थे जो पहले के टाइम पे प्रॉपरली ट्रीट नहीं किए गए, क्योंकि यहाँ पे हमारी कंट्री में कास्ट सिस्टम था, तो उन लोगों के साथ मिसबिहेव किया जाता था। तो दलित एक ऐसी टर्म है जो लोअर कास्ट के लोग हैं, सो कॉल्ड लोअर कास्ट के जो लोग हैं, वो एड्रेस करते हैं खुद को। ये टर्म वो खुद अपने लिए यूज करते हैं। दलित टर्म लोग जो है लोअर कास्ट के, जो लोअर कास्ट हम लोग आम जनता कह देती है कि हाँ ये लोअर कास्ट के लोग हैं, वो लोग अपने लिए दलित टर्म को यूज करना पसंद करते हैं। दलित का मतलब होता है ब्रोकन। ठीक है। वो ये टर्म इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये जो टर्म है ना दलित, जिसका मतलब है ब्रोकन, ये दर्शाती है कि इन लोगों पे जो जो अत्याचार हुए हैं, इन्होंने जो जो डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है, वो सारा कुछ इस टर्म से वो कहते हैं कि पता चलता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मिड डे मील स्कीम के बारे में, 101% इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। मिड डे मील स्कीम को आज के टाइम पे हम प्रधानमंत्री पोषण योजना के नाम से जानते हैं। ठीक है। ये प्रोग्राम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट स्कूल्स में, प्रोवाइड करने के लिए बच्चों को कुक्ड लंच। होता क्या है कि क्लास 8 तक के बच्चों को ना इसके अंदर ना खाना मिलता है। ठीक है। पहली स्टेट जिसने ये लागू किया था वो थी तमिलनाडु। ऑप्शन में दे देंगे केरला, आपको लगेगा हाँ सारा कुछ एजुकेशन से रिलेटेड तो केरला में होता है, दिस इज रॉन्ग। फर्स्ट स्टेट वॉज तमिलनाडु। इससे क्या हुआ, पॉजिटिव इफेक्ट्स आए मिड डे मील स्कीम से, जैसे कि जो गरीब बच्चे थे वो स्कूल आना शुरू हो गए, उनकी अटेंडेंस इंप्रूव हो गई, जो कास्ट बेसिस डिस्क्रिमिनेशन होता था वो कम होने लग गया, जो अपर कास्ट के चिल्ड्रन थे और लोअर कास्ट के जो चिल्ड्रन थे वो एक साथ बैठ के खाने लगे। कुछ जगह पे तो ये हुआ कि दलित वुमेन को रखा गया खाना बनाने के लिए, और अपर कास्ट के लोग भी आ रहे थे स्कूल में तो उन लोगों ने बैठ के खाना खाया, तो इससे जो कास्ट डिफरेंसेस थे वो कम हुए। जो गरीब बच्चे हैं उनकी हंगर खत्म हुई, और जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी पूरी हुई। देखो खाने के चक्कर में बच्चे स्कूल आने लगे, अटेंडेंस इंप्रूव हो गई, एजुकेशन सिस्टम इंप्रूव हुआ, सब अपर कास्ट लोअर कास्ट के बच्चे एक साथ खा रहे थे, तो इससे भी क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेशन कम हुआ। वाई इट इज डिफिकल्ट टू चेंज एटीट्यूड ऑफ पीपल, गवर्नमेंट इतने स्टेप्स लेती है फिर भी लोगों का एटीट्यूड बदल नहीं पाता, क्यों? क्योंकि कोई भी एटीट्यूड चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत टाइम लगता है, इट चेंजेस वेरी स्लोली। देन वी हैव टू सी issues of equality in USA.
जो इक्वालिटी का कंसेप्ट है यूएसए से रिलेटेड वो हम देखते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि हमारी कंट्री में इक्वालिटी नहीं थी। इफ वी टॉक अबाउट यूएसए तो वहाँ पे भी इक्वालिटी नहीं थी। वहाँ ब्लैक्स के साथ मिसबिहेव किया जाता था। तो यहाँ पे उसी के बारे में बताया हुआ है। ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अफ्रीकन अमेरिकन जो थे उनकी लाइफ अनइक्वल थी। रोजा पार्क्स एक वुमेन थी जिसने फाइट किया था। एक अमेरिकन अफ्रीकन वुमेन थी जिसने फाइट किया था। ये इसने क्या किया था बेसिकली, एक बार ये ट्रैवल कर रही थी और इसको किसी वाइट मैन ने कहा कि तुम अपनी सीट मुझको दे दो, और इन्होंने मना कर दिया। ठीक है, तो ये जो इंसिडेंट है ये है 1 दिसंबर 1955 का। ये जो इंसिडेंट है ये 1 दिसंबर 1955 का है। जब इन्होंने सीट देने से मना कर दिया तो अमेरिकन और अफ्रीकन के बीच में एगिटेशन स्टार्ट हो गए, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। ठीक है। इस स्टेप की वजह से, रोजा पार्क्स के स्टेप्स की वजह से क्या स्टार्ट हुई, सिविल राइट्स मूवमेंट स्टार्ट हो गई। सिविल राइट्स मूवमेंट स्टार्ट होगी कि लोग अपने हक के लिए लड़ने लगे। तो अमेरिका में सिविल राइट एक्ट पास होता है 1964 में, जो ये कहता है कि रेस, रिलीजन या नेशनल ओरिजिन, तुम्हारे रेस या रिलीजन या तुम किस देश से बिलोंग करते थे, इस बेसिस पे कोई भी मिसबिहेव नहीं किया जाएगा, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और सारे स्कूल्स अफ्रीकन लोगों के लिए भी अमेरिकन लोगों के लिए भी खोल दिए गए एक साथ। और ये अब, पहले क्या होता था सबके लिए सेपरेट स्कूल से, अब ऐसा कुछ भी नहीं रहा। तो यहाँ पे हमें इतना याद नहीं रखना, बस इतना आप याद रखना कि सिविल्स राइट एक्ट आया था अमेरिका में 1964 में, रोजा पार्क्स की वजह से सिविल राइट्स मूवमेंट चली थी, बस इतना याद रखना है। इक्वालिटी और डेमोक्रेसी देखो डायनामिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बदलते हुए कॉन्सेप्ट्स हैं, स्टैटिक नहीं है। आज जिस चीज को हम इक्वालिटी मान रहे हैं, डेमोक्रेसी मान रहे हैं, वो चेंज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी में अगर हम कहें कि हमारे पास अपने ओपिनियंस रखने का हक था, अब देखो ओपिनियंस रखने का हक ना हमारे पास अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी है। पहले तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ही नहीं थे, बट अब हैं, तो इन पे आवाज रखने का भी हक है। तो ये सारे डायनामिक कंसेप्ट है, समय के साथ बदलते रहते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक दलित राइटर हैं। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है जूठन। क्या याद रखना है? एब्सोल्युटली याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन आपके जीके में कवर हो सकते हैं। डिग्निटी का मतलब क्या होता है? अच्छा, क्लास 7 की एनसीईआरटी में मैंने कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे इंक्लूड करी हैं। ये आपके चैप्टर के लास्ट में जो दी हुई ग्लॉसरी है वो है। पीवाई क्यू थे, डायरेक्टली यहाँ से स्टेटमेंट्स आई हुई हैं, सो आई थॉट व्हाई नॉट टू राइट देम हियर। बिकॉज अगर आप एनसीईआरटी रीड करोगे आप मिस कर सकते हो, नोट्स में डायरेक्टली मैंने मेंशन कर दिया है सो दैट यू डोंट मिस देम। डिग्निटी का मतलब क्या होता है? दिस रेफर्स टू थिंकिंग ऑफ वनसेल्फ। डिग्निटी का मतलब होता है कि हम अपने बारे में सोचें कि हम वर्दी हैं ऑफ रिस्पेक्ट, कि हमारी अपनी भी रिस्पेक्ट है और अदर लोगों की भी रिस्पेक्ट है, और हम सब बराबर की इज्जत रखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी डॉक्यूमेंट है जिसमें बेसिक लॉज और रूल्स और रेगुलेशंस हमारे लिए भी लिखे गए हैं और गवर्नमेंट के लिए भी लिखे गए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है, कॉन्स्टिट्यूशन में कानून होते हैं और ये कानून सिर्फ गवर्नमेंट के लिए नहीं है, हम लोगों के लिए भी हैं, पीपल के लिए भी हैं, गवर्नमेंट के लिए भी हैं। सिविल राइट्स मूवमेंट चली थी यूएसए में 1950 में। अफ्रीकन अमेरिकन जो लोग थे उन्होंने डिमांड किया कि हमें भी इक्वल राइट्स चाहिए और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को स्टॉप किया जाए। सिविल राइट्स एक्ट पास किया गया था अमेरिका में 1964 में। दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। आपको इक्वालिटी से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं वो याद रखने हैं, मिड डे मील स्कीम याद रखनी है। दैट्स ऑल। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू आस्क।